नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़ और हमारा मंत्र है सबसे पहले देश। आज हम बात करेंगे किसान संदेश के इस खास सेगमेंट में धान की खेती पर। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक वर्मा, जो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के विभाग अध्यक्ष भी हैं। आप जानते हैं किसान भाइयों कि आसमान में बादल की आहट शुरू हो गई है, प्री मानसून भी दस्तक देने वाला है। खेत भी इंतज़ार कर रहे हैं बुआई और जुताई का, और आपके मन में भी कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे होंगे कि किस तरह से खेत की जुताई करें, कौन सा खाद डालें, कौन सी उन्नत जो बीज है उसकी उन्नत किस्म हम खेत में डालें, कौन सा खरपतवार नाशक खेत में डालें। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब अशोक वर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका किसान संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि किसान भाई जो है पारंपरिक तरीके से अपनी जो खेत है उसकी जुताई तो करते हैं जैसा जितना वो जानते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक तरीके से धान की जो जुताई होती है, जो खेत को बनाया जाता है, वो किस तरह से बनाए, इसके बारे में बताएं। अभी जो हमारी खेती जो किसान भाई कर रहे हैं, पहले की खेती और अभी की खेती में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। अभी की खेती पूरी वैज्ञानिक और वैज्ञानिक तरीके से और जो हमारे यंत्रों का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। और जब तक हम किसान भाई तकनीकी का उपयोग या नई तकनीक जो आ गई है, नए बीज आ गए हैं, उसका उपयोग नहीं करेंगे तो उत्पादन में वो काफ़ी अंतर आता है। अभी हम देखेंगे, जैसे तकनीक की हम बात करेंगे तो नई वैरायटी, जैसे धान की आपने बात करी, अभी धान का सीज़न प्रारंभ होने ही वाला है। किसान भाइयों ने खेत लगभग बना लिए हैं, और ऐसी स्थिति में अभी सबसे पहले किसानों का ये है कि बीज का चयन अच्छा हो, स्वस्थ बीज हो, और उसमें अंकुरण क्षमता किसान भाई अपने आप से चेक भी कर सकते हैं। अंकुरण क्षमता उसमें अच्छी होनी चाहिए। कुछ वैरायटी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे क्षेत्र में मध्य भारत की हम बात करें तो इस क्षेत्र में पूसा बासमती जो PB1 वैरायटी है, पूसा बासमती 1121 है, 1509 है, ये वैरायटी यहाँ पे बहुत अच्छी उपयोग में लाई जा रही है, और इसका उत्पादन भी अच्छा है, और इसमें कीड़े और बीमारियां भी कम आती हैं। और ये मध्य प्रदेश की जो भूमि है उसके हिसाब से बहुत अच्छी ये वैरायटी अनुशंसित की गई है वैज्ञानिकों द्वारा। धान की होती है, एक तो बुआई होती है, ट्रैक्टर से बोनी कर देते, दूसरा जो पौधों की रोपाई होती है। जी जी, हाँ। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर बताइए कि पैदावार में जो उपज में जो अंतर होता है वो किस में ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए, दोनों ही तकनीक जो है अच्छी है, और किसान की सुविधा के हिसाब से, अगर मान लो उसके पास पानी की सुविधा भी नहीं है तो वो डायरेक्ट सोइंग पे जा सकते हैं। उसमें हम बात करेंगे 1509 वैरायटी है, ऐसी वैरायटी है जिसको हम डायरेक्ट सोइंग में या डायरेक्ट बोनी में लेते हैं, सीड ड्रिल के माध्यम से हम बो देते हैं, और डायरेक्ट सोइंग की इसमें आती है। जिस किसान भाई के पास पानी की सुविधा है तो वो पहले नर्सरी का प्रावधान है। तो अभी ये समय आपका आ गया है, जहाँ तक कि मानसून हम बात करते हैं, अभी प्री मानसून है, और अभी धान के रोपाई के लिए बीज की तैयारी या नर्सरी की तैयारी का समय आ गया। तो किसान भाई अभी 25 मई के बाद नर्सरी तैयार कर लेते हैं। आप नर्सरी का स्थान ऐसा हो कि थोड़ी ऊंची जगह हो, और नर्सरी हम जब बना रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि ज़मीन अच्छे से बनी हुई हो, और ज़मीन में आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया हो, फंजीसाइड से या इंसेक्टिसाइड से ट्रीटमेंट किया हो, क्योंकि हमारा बीज स्वस्थ होगा तो हमारी नर्सरी स्वस्थ होगी, तो हमारा पौधा भी स्वस्थ होगा। ट्रीटमेंट, बीज उपचार धान में हम रोपाई के समय ही हम कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सोइंग में तो जब हम बीज लगा रहे तब लगाएंगे। जब नर्सरी तैयार करें उसको आप फफूंदनाशक, जैसे FIR सिस्टम होता है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड कल्चर, ये 3 का जो क्रम है उसके हिसाब से पहले आप फंजीसाइड
कोई भी फंजीसाइड जैसे कार्बेंडिज्म और मैंकोजेब से उसका बीज उपचार कर लें। उसके बाद सीड ट्रीटमेंट के लिए आपका इमिडाक्लोप्रिड से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप कल्चर का उपयोग करें तो उससे आपके जो मिट्टी में जाने के बाद जो खाद का जो उपलब्धता बढ़ाता है कल्चर में भी आपके 3 तरह के कल्चर हैं। NPK आजकल कंसोर्टिया आ गया, तो उसको भी मिला के आप ऊपर से जो तीसरी लेयर है उसकी लगा लें और उसको नर्सरी बना लें। और कम से कम नर्सरी बनाने के बाद 20 से 25 दिन या 20 से 22 दिन या 25 दिन के बीच में जब हमारा पौधा तैयार हो जाएगा तब हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे धान के पौधों को। उसके बाद भी जब आप ट्रांसप्लांट करें, खेत आप अच्छे से बना लें, समतल बना लें, क्योंकि जो धान के खेत होते हैं उसमें पानी भरना चाहिए। और एक नई टेक्निक आ गई है, इसमें पानी भी उसमें आपको देखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, संतुलित हो। और पानी भी हम ज़्यादा भरेंगे तो भी फसल को नुकसान है और कम होगा तो भी नुकसान है। तो अल्टरनेट वाटरिंग एंड ड्राइंग मेथड अब नई टेक्नोलॉजी और आ गई है। हम देखें उसमें कितना पानी की आवश्यकता है, उससे हम हमारी जो वातावरण में मीथेन गैस निकलती है, ये धान के एरिया बढ़ने से मीथेन गैस निकलने की समस्या हो गई, तो उससे भी हम काफ़ी हद तक हम हमारे वातावरण को भी बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे वातावरण को भी हमें बचाना है। तो हमें पानी की संतुलित मात्रा उसमें मेंटेन करनी है। अल्टरनेट वाटरिंग मतलब पानी की अगर कम हो रहा है तो हम उसको बहुत ज़्यादा ना दें, अगर कम हो रहा है तो उसको एक लेवल पे रखें। जी। तो ये तो हो गई धान की रुपाई की बात और संतुलित पानी खेत में डालने की बात। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि पौधा लग गया जी, पौधे की ग्रोथ भी होनी है, उसको पोषण चाहिए, तो कौन कौन से ऐसे रासायनिक खाद है या जैविक खाद है या तरल खाद है वो किसान भाई उसमें डाल सकते हैं? ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारे ज़मीन में कितने पोषक तत्व की आवश्यकता है और हमारे ज़मीन में कितने पोषक तत्व है। पहली बार तो कम से कम किसान भाइयों को सॉइल टेस्टिंग की अनुशंसा, मिट्टी की जांच आप ज़रूर करा लें। 3 साल में एक बार कम से कम जांच करा लें। उससे हमें ये पता रहता है कि हमारी भूमि में किस पोषक तत्व की कमी है। तो हम संतुलित मात्रा में, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, संतुलित मात्रा में ही हम खाद का उपयोग करें। जैसे हमें उसमें पता चल जाए, सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से पता चल जाए कि हमें नाइट्रोजन की उपलब्धता ज़्यादा है, लेकिन हमारी नाइट्रोजन ज़मीन में फिक्स पड़ी हुई है, तो हम कल्चर का उपयोग करें। कल्चर का एजोटोबैक्टर का उपयोग करेंगे तो हमारी जो नाइट्रोजन भूमि में है वो उपलब्ध फॉर्म में ले आती है। हमें नाइट्रोजन की मात्रा, हमें संतुलित मात्रा डालनी, चूँकि हमने देखा है कि अगर मान लो हम नाइट्रोजन की मात्रा फसलों में अधिक डालते हैं तो उससे कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का काम है कि वो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वनस्पतिक वृद्धि बढ़ाता है। तो वनस्पतिक वृद्धि बढ़ने से ज़्यादा कोमल पौधे होंगे, पत्तियाँ होंगी, तो उसमें कीड़ों का प्रकोप, बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होगा। तो हमें संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना चाहिए। अनुशंसित मात्रा जैसे 120 60-40 की मात्रा है, तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की उपलब्धता और 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान में अनुशंसित है। इसकी मात्रा ही हमें संतुलित देनी चाहिए। अगर मान लो हमारी ज़मीन में मात्रा पहले से है तो उसको मात्रा को हम कम कर सकते हैं। कल्चर का उपयोग करके उस मात्रा को हम जो उपलब्ध है उसको अवेलेबल फॉर्म में हम उसको ला सकते हैं। किसान भाइयों, धान पर चर्चा जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में बालाघाट का चिन्नौर चावल पूरे देश में छा गया है, उसकी खुशबू पूरे देश में महक रही है। इसी तरह से हमारे रायसेन ज़िले ने भी बासमती चावल का उत्पादन कर न सिर्फ देश प्रदेश बल्कि दुनिया के देशों में अपनी धाक जमाई है। दुनिया के देशों में ये चावल पहुंच रहा है। तो रायसेन के बासमती चावल पर ये एक रिपोर्ट देखिए। सुबह की पहली किरण के साथ जब खेतों पर ओस की बूंदें चमकती हैं, तब हवा में घुली बासमती की खुशबू इस मिट्टी की खास पहचान बन जाती है। यही वो खुशबू है जिसने रायसेन जिले को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान दिलाई है। लंबे, पतले और चमकदार दानों वाला यहाँ का बासमती चावल अपने बेहतरीन स्वाद और गुणवत्ता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पकने के बाद इसके दाने अलग अलग और लंबे दिखाई देते हैं, जो बिरयानी और पुलाव जैसे व्यंजनों का स्वाद कई गुना बढ़ा देते हैं। रायसेन की उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु और किसानों की मेहनत ने इस बासमती को खास बना दिया है। जिले में मुख्य रूप से पूसा 1121, पूसा 1637 और पूसा 1886 जैसी उन्नत किस्मों की खेती की जाती है।
करीब 2,43,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली बासमती की खेती हर साल लगभग 10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन दे रही है। यही वजह है कि रायसेन का बासमती अब खेतों से निकलकर दुनिया के 47 देशों तक अपनी खुशबू बिखेर रहा है। मंडियों में धान का भाव गुणवत्ता के आधार पर लगभग 3,685 से 4,420 रुपए प्रति क्विंटल के बीच मिलता है। लागत तो ऐसा बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी और फसलों से अच्छी है। कन्फर्म है कि हाँ 10 की 9-10 की हो जाती है। इस बार 4,000 के आसपास मिले थे। धान में तो कुछ नहीं आया, बल्कि अपन मेहनत पर गलत समस्या कुछ नहीं है। अपन मेहनत करते हैं, मेहनत अपन किसान है, अपन मेहनत करते हैं। और अगर अपन पर पानी है और मेहनत है तो धान की खेती उत्तम है। प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। ये सरकार की लगातार कोशिशों का ही नतीजा है कि रायसेन बासमती को जीआई टैग हासिल हुआ। इसी पहचान के दम पर रायसेन का बासमती चावल अब यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और यूरोप सहित 47 देशों तक निर्यात हो रहा है। इससे किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत मिल रही है और जिले की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। अब खाद्यान्न उत्पादन में भी देश दोगुना निर्यात कर रहा है। ये भारत सरकार का कमाल है। जोरदार ताली बजाओ। दोगुना निर्यात किसको कहते हैं? बात का गर्व है। अकेला रायसेन 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। जोरदार ताली बजाए अपने खुद के लिए। रायसेन जिले में करीब 21 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता उपलब्ध है। वहीं सिंचाई सुविधाओं को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। रायसेन का बासमती धान अब सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि जिले और पूरे मध्य प्रदेश की नई पहचान बन चुका है। यहाँ के खेतों से उठने वाली बासमती की खुशबू अब दुनिया के 47 देशों तक पहुँच रही है। किसानों की मेहनत, आधुनिक खेती और बेहतर प्रबंधन ने प्रदेश की कृषि समृद्धि की नई कहानी लिख दी है। मध्य प्रदेश सरकार का जो उपक्रम है एमपी एग्रो, वो एक तरल जैविक खाद बनाता है, नर्मदा जैविक खाद। जी जी। क्या इस समय जो वर्तमान दौर में देखिए खाड़ी संकट चल रहा है, तनाव चल रहा है, तो थोड़ी सी खाद की जो उपलब्धता मेरे ख्याल से किसान भाइयों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो क्या वो उस जैविक खाद का उपयोग भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैविक खाद का आप जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे हमारी फसलें मजबूत रहेंगी, हमारे भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसमें कई तरह के जैविक खाद अभी बनने भी लगे हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट आपने नाम सुना होगा, समुद्र घास से जो खाद बनती है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अपन ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। उसमें दानेदार फॉर्म में भी आती है और लिक्विड फॉर्म में आती है, उसका भी उपयोग करें। नैनो यूरिया और नैनो पोटाश भी, और नैनो फास्फोरस, नीम कोटिंग नीम कोटिंग यूरिया तो आ ही रहा है। लेकिन जैसे आपने बोला कि खाड़ी में जो संकट है उसके वजह से हमारा यूरिया का आयात कम हो गया, फास्फोरस इनकी मात्रा हमें संतुलित डालनी है, तो हम दूसरी खादों पे भी जा सकते हैं। नैनो यूरिया, नैनो फास्फोरस, नैनो पोटाश भी आ गया। तो इसकी मात्रा अगर किसान उपयोग करेगा तो हमारे जो आत्मनिर्भरता है, हमारे खाद में हम लोग आत्मनिर्भरता हो पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का उपयोग करें, जो तरल फॉर्म में आ रहा है उसका भी उपयोग करें, और जो दानेदार रूप में आ रहा है उसका भी उपयोग करेंगे, तो हमारे निर्भरता विदेशी मुद्रा से हमारी निर्भरता कम होगी। पौधा बड़ा हो गया, लेकिन अब कई कीट पतंगे और तमाम तरह के खरपतवार जो है वो पौधे की ग्रोथ को रोकते हैं, तो उसके लिए भी कौन से जो कीटनाशक है या जैविक जो कीटनाशक है वो उपयोग कर सकते हैं? देखिए, पहले तो अपन शुरुआत से बात करें कि जब पौधा हमने रोपाई कर दी या हमने डायरेक्ट सीडलिंग कर दी, पौधे के जो धान का हमने बीज को डायरेक्ट लगा दिया, तो आपको ध्यान देखना है कि उसमें सबसे पहले 20 से 25 दिन की अवस्था में खरपतवार नाशक ज़रूर इसमें डालना पड़ता है, क्योंकि धान के खेत में खरपतवारों का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। और इससे हमने देखा है डायरेक्टली इसमें कम से कम अगर मान लो खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करेंगे तो 20 से 30% का हमारे फसलों के उत्पादन में अंतर पड़ता है। तो हमें खरपतवार का नियंत्रण तो करना है। खरपतवार नियंत्रण करने के जैविक का तरीके तो में ये यांत्रिक विधियाँ हम बोल सकते हैं कि हम यांत्रिक तरीके से लेबर के माध्यम से हम इसको निदाई गुड़ाई करा लें। निदाई करा लें, गुड़ाई तो नहीं हो पाएगी क्योंकि धान में हम निदाई ही करा पाएंगे। और अगर उसके बाद भी अगर मान लो आपके उसमें खरपतवार दिखता है तो
उसमें चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार नाशक आते हैं, तो उसका बाज़ार से खरीद के 20 से उसकी भी, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 20 से 25 दिन या 28 दिन के अंतराल पे ही, जब उस टाइम में जब धान के खरपतवार जब सबसे ज़्यादा अवस्था में रहते हैं, उस टाइम में आपको 20-21 दिन की अवस्था में ही आपको उपयोग करना है। उसके बाद अपन डालेंगे तो उसके हमारी फसलों का नुकसान कर चुके होंगे, तो उस समय का आपको ध्यान रखना है कि 20 से 25 दिन की अवस्था में ही खरपतवार नाशक का उपयोग करें। उसके बाद जैसे आपने बताया कि इसमें और बीमारियाँ कीड़े आते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि आपको बीज उपचार आप अवश्य करें। डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं तो उसमें आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड में इमिडाक्लोरोपिड या थाइमेथॉक्सन से आप बीज उपचार कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, सबसे पहले कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर मान लो हमें आवश्यकता हो, हम देखें अगर मान लो आवश्यकता हो तो ही हम उसमें दवा डालें। पहले हम नीम का हम 1500 ppm, 3000 ppm, 10,000 ppm में नीम ऑयल आता है, तो नीम ऑयल का हम स्प्रे 5 ml प्रति लीटर पानी के मान से हम एक स्प्रे नीम ऑयल का कर दें। और अगर मान लो उसमें फंगस या फफूंद टाइप की बीमारी या सीड ब्लाइट या इस तरह की बीमारी आपको उसमें दिख रही है, तो उसमें एक स्प्रे आप अगर ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं, ट्राइकोडर्मा एक बहुत अच्छा विकल्प है। ट्राइकोडर्मा लिक्विड में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। उसकी 5 ml की मात्रा लिक्विड में है, तो 5 ml की मात्रा 1 लीटर पानी में मिला के आप उसको स्प्रे कर दीजिए। और स्यूडोमोनास भी एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, दोनों को मिला के भी कर सकते हैं साथ में। उसकी भी मात्रा स्यूडोमोनास 5 ml 1 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद अब नंबर आता है कि धान की कटाई हो गई और उसका भंडारण की जो बात आती है, हाँ। तो किसान भाई भंडारण किस तरह से करें, कितनी धूप देना है, कैसे मंडी तक जाए तो उनको ज़्यादा दाम मिले? देखिए, जो हमारे यहाँ जो प्रचलन जो वैरायटी मैंने बताई थी, ये 4-5 वैरायटी है। एक जो स्ट्रेस वैरायटी है 1847 पूसा 1847 भी एक स्ट्रेस टॉलरेंस वैरायटी भी आ गई है। उसका भी किसान भाई इसको लगा सकते हैं। इसमें जैसे कभी पानी कम हो गया या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं कि वातावरण में काफ़ी बदलाव हो रहा है, तो कुछ वैरायटी किसान भाई ऐसी भी चयन कर सकते हैं जो स्ट्रेस टॉलरेंस वैरायटी है। और इसके अलावा क्रांति एक वैरायटी है जो हमारे यहाँ खरीदी में किसान भाई खरीदी में भी सरकार इसको खरीदी में भी लेती है, तो क्रांति का अच्छा प्रोडक्शन इस एरिया में काफ़ी होती है। तो उत्पादन देखिए, उत्पादन करने के बाद जो प्रोडक्शन आया उसकी हार्वेस्टिंग तो आजकल अधिकतर किसान भाई हार्वेस्टर से कर रहे हैं। धान भी, गेहूं के अलावा अब धान में के मल्टी हार्वेस्टर आ गए हैं, तो धान की जो कटाई है वो भी हार्वेस्टर से हो रही है। तो उसको आप अच्छे से सुखा लें। धान के समय जैसे अक्टूबर नवंबर में धान कटेगी तो उसको अच्छे से सुखा लें, धूप दिखा लें। नमी की मात्रा उसमें नहीं होनी चाहिए, नमी कम रहेगी तो उसमें फंगस नहीं लगेगी, तो उसके रेट अच्छे मिल जाएंगे। अगर किसान भाई मंडी में डायरेक्ट बेचते हैं, पूसा बासमती के जो रेट हैं मंडी में अच्छे मिलते हैं, तो मंडी में किसान भाई बेच सकते हैं। अगर मान लो वो तुलाई में, सरकारी तुलाई में देना चाहते हैं, तो क्रांति जैसे वैरायटी सरकारी तुलाई में सरकार खरीदती है, उसको भी दे सकते हैं। समर्थन मूल्य पे किसान भाई बेच सकते हैं। किसान भाइयों, धान पर चर्चा हमारी जारी है। अभी आपको लेकर चलते हैं बुंदेलखंड। बुंदेली लोक गायिका की सुमधुर आवाज़ में आपको ये लोकगीत सुनाते हैं, जिनकी आवाज़ में बुंदेली संस्कृति की आत्मा बसती है। उनका नाम है साक्षी पटेरिया जी। तो साक्षी पटेरिया का ये लोकगीत सुनिए आप। मुहे बीते बरस 2-4 सजन कंग ना बनवई देओ सोने के। मुहे बीते बरस 2-4 सजन कंग ना बनवई देओ सोने के। मोरे जेठा ने कर धन ले दई रे। मोरे जेठा ने हाँ, मोरे जेठा हाँ हाँ, मोरे जेठा ने कर धन ले दई। मुहे फीको लगे सिंगार सजन कंग ना बनवई देओ सोने के। मोहे बीते बरस 2-4 सजन कंग ना बनवई देओ सोने के। मुझे याद आता है कि मध्य प्रदेश में जो
ड्रोन से जो छिड़काव होता जी, है हाँ। कीटनाशक का, हाँ। और ड्रोन दीदी करके एक सरकार ने योजना चलाई, वो इसमें कितनी कारगर हो सकती है? देखिए हमारे किसान भाई अभी भी ट्रेडिशनल धीरे धीरे देखिए बदलना पड़ेगा। किसान भाइयों को ये चीज़ों से थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। किसान भाई पहले खाद नहीं यूज़ करते थे, अब खाद छोड़ नहीं रहे हैं। तो हम टेक्निक धीरे धीरे अडॉप्टेशन होती है, तो ये ड्रोन की टेक्निक आ गई है। किसान भाई थोड़ा सा उसको इतना अवेयरनेस नहीं है अभी, और दूसरी जो इसके रिजल्ट भी उसके हिसाब से भी उतने अच्छे कंपनियों ने नैनो उसमें क्या थोड़ा सा अंतर होता है, इसके जो बौछार बनती है बहुत माइन्यूट रहती है, तो उस हिसाब से कंपनी अब रिसर्च चल रहा है, तो कंपनी ड्रोन के हिसाब से जो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड है वो अभी मार्केट में आना चालू हो गए। तो उस अनुशंसा के हिसाब से किसान डालेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, किसान को रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ पे जाएगा। तो किसान भाइयों, पारंपरिक खेती के साथ हाईटेक और एआई खेती की तरफ बढ़ें, डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करें। डॉक्टर साहब, मेरा अगला एक सवाल ये है कि अक्सर हमने देखा है कि धान की कटाई हो गई, उसके बाद जो प्याल बचती है उसको किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि कई किसान भाई आग लगा देते हैं उसमें उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अगली बोनी भी करनी रहती है, क्योंकि रबी सीज़न आ जाता है उसके बाद, तो उसको किस तरह से मैनेज करें? देखिए दो तरीके हैं। एक तो आजकल कुछ कंपनियां भी आ गई हैं, तो वो इसके धान कटने के बाद, हार्वेस्टर से कटने के बाद वो एक मशीन चलाती हैं, उसको काट के उसका रोल बन जाता है, और ये बहुत सारी कंपनी आगे आ गई, तो आजकल ये ट्रेंड भी हो गया है, तो धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ रहा है। और कंपनियां अब कुछ सालों में आप देखेंगे कंपनियां वो खुद लेके चली जाएंगी और उसका रोल बना के ये अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में या उसको रिसाइकिल करके दूसरे सोर्सेज में इसको ब्रिक्स बना के या दूसरी चीज़ों में इसको कन्वर्ट करके इसको दूसरे सोर्सेज में यूज़ कर रही हैं कंपनियां। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको हार्वेस्टर से कटने के बाद उसको उस पर या तो आप जीरो टिल सीड ड्रिल से इसकी बुवाई कर सकते हैं, डायरेक्ट जीरो टिल सीड ड्रिल या सुपर सीडर या हैप्पी सीडर से डायरेक्ट सोइंग आप कर सकते हैं, तो आपको उसमें ज़रूरत नहीं है उसको आपको कटवाने की। तो आप, और दूसरा आग लगाने से आपकी एक तो भूमि की उर्वरता ख़त्म होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म होंगे, जैविक जो आपने जैसे मैंने बताया जो लाभदायक कीटाणु हैं, जीवाणु हैं जो हमारे इसमें मिट्टी में है, वो भी हमारे नुकसान हो जाते हैं। और दूसरा हमारी सरकार ने भी इसको प्रतिबंध करके रखा है कि खेत में आग नहीं लगाना है। दूसरा तरीका है कि वेस्ट डिकम्पोज़र, अगर मान लो पानी की उपलब्धता है तो वेस्ट डिकम्पोज़र आप एक स्प्रे कर दीजिए और उसको रोटावेटर से या कल्टीवेटर से उसको मिला दें, तो वो हमारे खाद के रूप में 40 दिन के बाद वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वो हमारे अगली फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए या हम चना लगाते हैं उसकी फसल के लिए उसको उपयोग में आ जाएगा। तो किसान भाई, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्याल पराली कतई ना जलाएं, उसको बारीक टुकड़ों में काटकर, आजकल बहुत आधुनिक मशीनें आ गई हैं, और खेत में मिला देंगे तो 40 दिन बाद खाद बन जाएगा। तो किसान भाइयों, धान की जो फसल है उसके उत्पादन बढ़ाने को लेकर किस तरह से आपको खेत की जुताई करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए और पौधों की रोपाई करनी चाहिए, और कौन कौन से कीटनाशक और खाद का उपयोग करना चाहिए, ये विस्तार से हमने डॉक्टर साहब से जाना। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, स्वदेश न्यूज़ का ये मंच है जहां पर आपको विशेषज्ञों के साथ खेती किसानी की जानकारी मिलती है। यहां पर बात होती है पारंपरिक खेती की और आधुनिक खेती की। स्वदेश न्यूज़ के किसान संदेश में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अगले एपिसोड में आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं खेती किसानी से जुड़ी, वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। फ़िलहाल दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन अगले एपिसोड में हम नई जानकारी, नई प्रेरणाओं के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। हमारा मंत्र है सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।